परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। मैं ये भी चाहूँगा कि वह आज इस घड़ी में अपनी बातों को रखें, यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है। और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ सिंधिया जी ने धोखा किया, विधायकों के साथ धोखा किया और जनता उन्हें माफ मध्य प्रदेश की कतई नहीं करने। जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल में टक्कर का स्पेशल एपिसोड आप देखेंगे। मुद्दा आप समझ गए होंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, वो मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं। कल तक मोदी और केंद्र के खिलाफ बोलने वाले ज्योतिरादित्य अब उस कांग्रेस के खिलाफ ज्वाला उगल रहे हैं जिनके साथ 18 साल तक उन्होंने सियासी पारी खेली। लेकिन आपको बता दें, पार्टी में वो इधर शामिल हुए, दूसरी तरफ उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने का ऐलान, फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया, जिनमें 9 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं अलग अलग राज्यों से। बिहार से विवेक ठाकुर हैं और यहां पर आप देख रहे हैं राज्यसभा के लिए बीजेपी के जो 9 उम्मीदवार घोषित हुए, उनमें से एक मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बिहार से विवेक ठाकुर राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार होंगे। कुल 9 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा के लिए, और महाराष्ट्र से आरपीआई के रामदास अठावले को राज्यसभा के लिए टिकट। राज्यसभा के लिए बीजेपी के ये 9 उम्मीदवार कुल घोषित किए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर बीजेपी में शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तारीफों के पुल बांध रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस अचानक उनके लिए खराब हो गई। उन्होंने कहा कि अब ये वो कांग्रेस नहीं रही। बीजेपी हेडक्वार्टर से आई इस तस्वीर का असर मौजूदा और भविष्य की सियासत में दूर तलक होगा। 18 साल तक कांग्रेस की छत्रछाया में पलने बढ़ने के बाद धुर विरोधी बीजेपी से जुड़ने का फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कतई आसान नहीं रहा होगा। लेकिन अब वो न सिर्फ बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, बल्कि उन्हें राज्यसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। सिंधिया बीजेपी का दामन थामेंगे, ये खबर तो 24 घंटे पहले ही कंफर्म हो चुकी थी। प्राथमिक सदस्यता हासिल करते ही उनके सुर कितने बदलते हैं, इस पर हर किसी की नजर थी। और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही,
जो पहले थी। महाराज बोले मोदी है तो मुमकिन है और मौजूदा कांग्रेस में सब कुछ नामुमकिन है। लेकिन मन बीजेपी नेता बनने के बाद ज्योतिरादित्य ने 17 मिनट का संबोधन दिया और इन 17 मिनट में सिर्फ अपने मन की बात की। नई अभिभावक पार्टी में सब अच्छा दिख रहा है और कांग्रेस से मन दुखी है। ऋण माफ करेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। परिवार ने एक सुर में कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी हुई है। दादी विजया राजे सिंधिया, दोनों बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया का जुड़ाव बीजेपी से रहा है और अब ज्योतिरादित्य भी भगवा रंग में रंग चुके हैं। I'm very happy today. You yesterday said the prodigal grandson has returned. No, I didn't use the word prodigal. I said घर वापसी, and I'm very happy today. अब महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। सिंधिया की पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को अब मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बनती दिखने लगी है। लेकिन हतप्रभ कांग्रेस को अब जनता के इंसाफ पर भरोसा है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ सिंधिया जी ने धोखा किया, विधायकों के साथ धोखा किया और जनता उन्हें माफ मध्य प्रदेश की कतई नहीं करने। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो हाल फिलहाल तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र के विरोध में न जाने क्या क्या बोलते थे, लेकिन अब उन्हीं ज्योतिरादित्य को मोदी अच्छे लगने लगे। शायद सियासत इसी का नाम है। आज तक ब्यूरो। ग्वालियर का मशहूर सिंधिया घराना, जहां से सबसे पहले विजया राजे सिंधिया ने राजनीति में अपना कदम रखा था। 10 साल तक लगभग वो कांग्रेस में रही, जिसके बाद वो जनसंघ चली गई और फिर ये पूरा परिवार एक एक करके आप देख रहे हैं, जिनमें अब ज्योतिरादित्य का आना एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और वही खुशी परिवार के लोगों में भी आपने देखी। सीधे रुख करते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आदर्शों के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या फिर राज्यसभा सीट के लिए कि ज्योतिरादित्य को आप बीजेपी में ले आए? मैं एक शेर से शुरू करता हूं अंजना जी। हाँ मैं नशा भी करता हूं, हाँ मैं नशा भी करता हूं और गुरूर भी है मुझ में, पर नशा मुझे मेरी मंजिल का है और गुरूर मुझे मेरे ईमान का है। देखिए आज ये कांग्रेस की परिस्थिति है, कांग्रेस नशे में भी है और कांग्रेस गुरूर में भी है। मगर आश्चर्य और दुख का विषय है, ना तो उसके पास कोई मंजिल है भविष्य का और ना ही उसके पास उसका ईमान शेष है। ना ईमान है ना मंजिल है, फिर भी नशे काहे का, फिर भी गुरूर काहे का। आज कांग्रेस के गुरूर के कारण जो भी हो रहा है वो हम देख रहे हैं। याद करिए आज से 3-4 साल पहले वही अंजना ओम कश्यप थी, वही मैं था, वही कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वही आज तक था और हम डिबेट कर रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा जी का कि किस प्रकार हेमंत बिश्व शर्मा जी ने राहुल गांधी जी से समय मांगा था, एक अपॉइंटमेंट मांगी थी, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला था। राहुल गांधी से मिलने हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचते हैं, राहुल गांधी मशरूफ रहते हैं, वो अपने कुत्ते जिसका नाम पिड्डी बताया गया बाद में, पिड्डी के साथ खेलते रहते हैं, पिड्डी को अपने गोद में रखते हैं, उसे बिस्किट खिलाते हैं, मगर हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे कद्दावर नेता की तरफ आंख उठा के नहीं देखते, उससे बात नहीं करते। यही होता है जब बड़े नेताओं के साथ आप इस प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं, आप अपने गुरूर में मशरूफ रहते हैं, तो यही दशा एक पार्टी की होती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तिल तिल करके बिखर रही है। डॉक्टर पात्रा जी, आपने कहा कि राज्यसभा की टिकट के लिए वो आए या किस कारण से आए हैं? हाँ। मैं पूछता हूं, वो पुराने पिक्चर का वो गाना मुझे याद आ रहा है, कांटों से खींच के ये आंचल। अब देखिए ये तो कांटों की गुस्ताखी थी। अगर कांटों में आंचल फंसा हुआ था तो आंचल की क्या गलती है? आप आंचल को क्यों कोस रहे हैं? आंचल से क्यों पूछ रहे हैं? आप उन कांटों से पूछिए कि वो क्यों लहूलुहान करने के लिए तुली हुई थी। आप उन कांटों से पूछिए कि क्या कसूर था आंचल का, जब आंचल को वो भिन रही थी, छेद रही थी। आप उन कांटों से पूछिए कि इतना गुरूर
कांटे होने पर क्यों था? हाँ, अगर गुलाब होता और गुरूर होता तो कुछ समझ भी आता। कांटे को गुरूर था तो आंचल का तो फर्ज बनता है कांटों को झटक के अच्छी जगह आ जाना, और आंचल ने आज वही किया है। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, क्या ये वाकई गुरूर है आपकी पार्टी का, शीर्षस्थ नेताओं का, कि आप उन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं? राज्यों में जिस तरह की राजनीति चलती है उसकी भनक नहीं होती शीर्ष नेतृत्व को। और अगला सवाल आपसे ये कि आखिर कब तक आप तमाम विधायकों के, जितने भी नेता जा रहे हैं, सब मौका परस्त हैं, सब सहूलियत में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं, ये बोल बोलकर कब तक पल्ला झाड़ते रहिएगा? इतने बड़े नेता का निकल जाना कुछ कह रहा है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी को मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझ पे इल्जाम लगाने वालों। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का जो उदाहरण दिया है वो ऐसे ही नहीं गए। शारदा चिटफंड कांड में 20 लाख रुपए प्रति माह उन पर आता था, सीबीआई की रेड भूल गए, उसके बाद मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ आपके यहां आ जाने पर। छोड़िए, मैं दूसरी बात बताता हूं। अंजना जी, एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो सुनिए। शिवराज जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सिंधिया परिवार की तारीफ में क्या कह रहे हैं, ये जरा सा एक वीडियो सुन लीजिए, आपको सच्चाई सब सामने आ जाएगी। और कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पूरे देश में फैल गई, पे नाना साहब वो कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार गद्दार है, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सुनकर स्वयं यशोधरा जी भावुक हो गई और रो पड़ी थी। इतना नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कितने तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के डिलीवरेबल्स पर बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला स्वस्थ हो चुकी है, वही ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। अभय जी, एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया। ठीक है अभय जी, ये कहां से? एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने दो चीजें सुनाई हैं तो इंटरनेट से ही निकाल रहे होंगे सर। इंटरनेट से पहले निकालिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या क्या कहा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जाने से पहले। फिर इसी इंटरनेट पर जाकर निकालिए तमाम ऐसे नेताओं के बोल जो बीजेपी से आपने शामिल किए, जो क्या क्या नहीं कहते थे, क्या क्या नहीं कोसते थे। और सर, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश में पैरों तले की जमीन खिसक गई है। नहीं, ये पैरों तले के जमीन नहीं है, ये सत्ता की भूख और उसका आकर्षण है। मुझे एक बात बताइए, एक आरोप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंच ही ऐसा है कि जो नेता बैठता है वहां झूठ बोलने लगता है। इसके पहले सिंधिया जी ने कभी झूठ नहीं बोला, आज क्या झूठ बोलते कि किसानों के मुकदमे जो उनकी हत्या के थे वो माफ नहीं किए। ये देखिए, 40,000 मुकदमे खात्मा पेश कर चुकी है कमलनाथ सरकार, जो शिवराज जी ने मंदसौर के कांड में 40,000 किसानों पर मुकदमे लगाए थे। रेत में 1240 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने एक साल में राजस्व अर्जित कर दिया, 200 करोड़ शिवराज जी की सरकार में था। वो कहते हैं रेत माफिया मध्य प्रदेश में है। अरे माफिया मुक्ति का अभियान चल रहा था। क्या प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर अभी आरोप नहीं लगाया कि 622 एकड़ जमीन आपने शिवपुरी में कब्जा ली है, जिसके दस्तावेज उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण मौजूद है, कमलनाथ सरकार कहेगी तो मैं दस्तावेज देने को तैयार हूं। अरे महाराज, कुछ तो आपने सच बोला होता वहां बैठकर। हम प्रामाणिक रूप से आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है, और कल मुख्यमंत्री जी सप्रमाण पत्रकार वार्ता 3 बजे करेंगे और इन सारे प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब और दस्तावेजी प्रमाण रखेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाकर क्या क्या झूठ बोला है। अंजना जी, मैं तो हतप्रभ हूं, विधायकों को किस प्रकार खरीद फरोख्त करके ले जाया गया। आज मैं चुनौती देता हूं, फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए। जो विधायक वीडियो भी जारी कर रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वोट
वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उस फ्लोर टेस्ट के दिन उतर जाएगा और ये सच जनता के सामने आ जाएगा। जनता ने बहुत बड़ा प्रतिसाद देकर कांग्रेस की सरकार बनाई है और प्रजातंत्री निर्णय की सौदेबाजी आप करने पर आमादा हैं। इससे दुखद आजाद भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और डॉक्टर पात्रा, वो रिजॉर्ट वाले आपके एमएलए सब ठीक ठाक है ना? अंजना जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस इतना चिल्ला क्यों रही है। ये सारे कागज कांग्रेस के पास थे तो कल सिंधिया जी को दिखाना था ना। ये क्या स्टोर करके रखा था कि 6 बजे प्रभात झा जी दिखा रहे हैं? प्रभात झा साहब दिखा रहे हैं कागज, तो हम नहीं दिखा रहे हैं। सर आराम से इतना कुछ आपके पास माल मसाला मटेरियल है तो क्यों बैठे हुए थे सब? टाइम देते सिंधिया जी को, उनको बुला के सारा कागज दिखा के उनको कन्विंस करते। क्या हो सर आराम से सर, ये क्या होगा? संबित पात्रा को समझा के क्या होगा? जिनको चिल्ला के होगा क्या? एकदम चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, एक बात वो जानते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा 5 साल की सरकार है, भाई सारे डिबेट नहीं होता है। वो जानते हैं प्रशासनिक नियुक्तियां डिबेट में थोड़ा पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है, कम से कम डिबेट में तो डिसिप्लिन लाइए। हो रही थी वो डिलीवरेबल आप बोल लीजिए पूरा, फिर मैं बोलता हूं, बोल लीजिए। ठीक है अभय जी, जवाब सुन लीजिए। पोसते हुए कल तक नहीं सकते। अभय जी, देखिए टक्कर फॉर्मेट ऐसा है, बारी बारी से मैं दोनों के पास आऊंगी। संबित जी जवाब दीजिए जी, और अपने एमएलए के बारे में जरूर बताइएगा। बेंगलुरु में सब रिजॉर्ट में ठीक ठाक है, सुरक्षित है? तो मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, हमारे एमएलए तो गुरुग्राम में हैं, आप पूछ रही थी उसके बारे में। अभी कुछ बेंगलुरु में है, हमारे एमएलए बेंगलुरु में नहीं है, हमारे एमएलए गुरुग्राम में है। मगर कांग्रेस पार्टी के एमएलए, जो कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो बाहर क्यों गए हुए हैं? आज तक आपने सुना है कहीं कि सरकार आपकी हो और आप ही के विधायक आपके राज्य में नहीं हो? मतलब अपने ही राज्य में अपनी ही सरकार, अपनी ही मुख्यमंत्री अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है और राज्य से बाहर भेज रही है। ऐसा मैंने आज तक कभी दुनिया में नहीं सुना है, कभी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हुआ नहीं है। मगर बहरहाल मैं एक विषय पे आता हूं। मैं तो अपने भाई को अभय दुबे जी से कहूंगा, इतना एक्साइटेड ना हो तो इधर उधर की बात ना कर, सिर्फ इतना कह कि कारवा क्यों लूटा। ये जो कांग्रेस का कारवान लूटता जा रहा है, ये क्यों लूट रहा है, इसी का उत्तर दीजिए ना। आप देखिए अंजना जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको देखिए किस प्रकार गुटबाजी की राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही थी। क्या ये हकीकत नहीं है? आप किसी भी कांग्रेस के लोगों से पूछिए, ब्रेक में अभी अभय भाई से ही पूछिएगा कि दिग्विजय जी का इसमें क्या रोल है। क्या ये हकीकत नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी के बेटे, दिग्विजय सिंह जी के भतीजे, दिग्विजय सिंह जी के भाई, ये सारे लोग मंत्री बने हुए हैं। एक परिवार से सारे विधायक, सारे मंत्री, सारा कुछ अपने हाथ में हथिया के रखना, भविष्य के लिए तो कोई और नेतृत्व मध्य प्रदेश में उभर के ना आ जाए, इसलिए सिंधिया जी को कांटे की तरह वहां से साफ करने की कोशिश करना। ये सब क्या बीजेपी ने किया है? पार्टी के नेता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कौन सी पार्टी के नेता हो गए? वसुंधरा राजे कौन सी पार्टी की नेता हो गए? दुष्यंत जी कौन सी पार्टी के सांसद? अरे क्या बात करते हैं? अरे आप समझ नहीं रहे जो मैं बता रहा हूं। मैं परिवारवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। अंजना जी जरा मुझे 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करने की पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं चिल्ला कर डिबेट करना उचित नहीं। 2 ही लोग हैं हम, 1 घंटा है, मुझे लगता है शांति से डिबेट करें। अंजना जी, मैं एक बहुत गंभीर विषय कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार से मंत्री पद बांटा गया है, एक बहुत बड़ा रोष बाकी गुटों में है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से आप पूछिए जो कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं ये दिग्विजय सिंह जी का कांग्रेस है या किसका कांग्रेस है, इसमें मेरी भागीदारी है या नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए, आखिरकार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर गांधी परिवार का विश्वास क्यों है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार क्यों किया? क्योंकि चाहे राफेल का घोटाला हो, उससे पहले जो राफेल का घोटाला करने की कोशिश की थी जिसमें कि रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम था, या ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हो, इन सारे घोटाले में कमलनाथ जी उनके हमसफर हैं गांधी परिवार के। दिग्विजय जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए गांधी परिवार के पास कोई उपाय ही नहीं है। कमलनाथ को साथ ही रखना पड़ेगा, वरना कमलनाथ जी फाइल लेके आ जाएंगे कि ये देखो ये सारा पैसा जो मेरे घर से रेड में निकला था वो किसके पैसे थे। तो इसी कारण से ये सारा गड़बड़ चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है। ये गुटबाजी रोकना भी तो आप ही की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है ना। आज राजस्थान में अगर एक तरफ गहलोत गुट, एक तरफ सचिन पायलट गुट है, तो फिर आखिर ये सब कौन देखेगा कि किसकी नजर कहां है और कौन किस तरफ झुक रहा है? ये आपको देखना होगा। कब तक कोसते रहिएगा दूसरे को, अभय दुबे जी? और जो वो कह रहे हैं कि राजदार है इसलिए दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी की मजबूरी है, कमलनाथ पार्टी की मजबूरी है क्योंकि वो राजदार है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज इनके शीर्षस्थ नेता कहलाने लगे हैं, पात्रा जी कल क्या कह रहे थे जानते हैं वो? कि एक से एक बड़े उद्योगपति
मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में लाखों करोड़ रुपया लेकर भाग गए हैं और कह रहे थे दोस्तों ये कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये तो देश के अस्तित्व पर चुनौती है, जिससे बचाने की लड़ाई मोदी सरकार से लड़नी है। एक बार सुनिएगा इत्मीनान से भाषण उठाकर, जितने आरोप लगाए हैं आपने, और ये सच था, और ये लोकसभा के पटल पर रखा हुआ प्रमाण था कि 23 लोग 1.5 लाख करोड़ रुपया लेकर मोदी सरकार की सरपरस्ती में भागे हैं। ऐसा क्यों है कि लाखों करोड़ रुपया जो लेकर भागे हैं वो आपके खास हैं, और एक भी आरोप आपने आज तक प्रामाणिक नहीं लगाया। मैं बताना चाहता हूं, पहले इन्होंने एक कोशिश की, हमारे निर्दलीय विधायक जो हमारे समर्थक थे और कांग्रेस विधायकों को जबरदस्ती उठाकर ले गए दिल्ली, और दिल्ली से बेंगलोर ले जाना चाहते थे। समय पर हमारे 2 मंत्री और दिग्विजय सिंह जी पहुंचे और हमने उनको रेस्क्यू किया और वापस लेकर आए। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी का मध्य प्रदेश में। उनके समूचे दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में और आज भी मध्य प्रदेश में सेवा का भाव उनका है। वो उनके परिवार के आप कह रहे हैं, मैंने गिना दिए कि सिंधिया परिवार जिनको आप शामिल कर रहे हैं उनके 4 हैं। आपके हर एक राज्य में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, रमन सिंह के बेटे वो सांसद, रमन सिंह जी सांसद। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कल्याण सिंह जी आपके नेता, उनके बेटे, राजनाथ सिंह जी उनके बेटे। आप सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ने क्या बेटा और भतीजा 2 मंत्री मध्य प्रदेश में हैं, और जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। और सक्षम मंत्री, 1 मिनट, एक भतीजा वो है जिसने यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 87.22% लोगों का बिजली का बिल 30% कर दिया है, और एक वो है जयवर्धन सिंह जी जो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे रहे हैं, जिन पर झूठे आरोप लगा रहे थे। और नहीं, सिंधिया जी को पता है, अभी भाषण उनका सुना दूंगा कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। ये सिंधिया जी जगह जगह उद्बोधन देते हुए फिर रहे हैं, क्या बात करते हैं? अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फायदा नहीं है ज्योतिरादित्य पर हमला करके। बीजेपी अब उनको अपने खेमे में ले चुकी है, बहुमत अपने खेमे में ले चुकी है। ये सब बोलने से उनका बात नहीं बिगड़ेगा। डॉक्टर संबित पात्रा, अभी तक आप कहते थे फैमिली पॉलिटिक्स चलती है, एक ही परिवार की राजनीति चलती है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब तो राज परिवार के परिवार राज को आपने भी स्वीकार लिया, सिर आंखों पर बिठा लिया। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। थोड़ा सा पहले अभय भाई का जवाब दे दूं। फिर वही दिल की गुजारिश, फिर वही दिल की गुजारिश, फिर वही उनका गुरूर, फिर वही उनकी शरारत, फिर वही मेरा कसूर। ये सारा कुछ मेरा कसूर है। ये गुरूर करे कोई, शरारत करे कोई, भरे कोई, और सब कुछ मेरा ही कसूर है कि हम ही ने। और अभी अभय भाई ने कहा कि हम उठा के ले जा रहे थे इनके विधायकों को, रेस्क्यू टीम आई दिग्विजय जी के अंतर्गत और रेस्क्यू टीम ने बचा के इनको ले गए। हम किडनैप करके ले रहे थे, एफआईआर कहां है? अगर हम किडनैप करके ले जा रहे थे, एकदम फिल्मी अंदाज में सिंघम बन के दिग्विजय सिंह जी आए और इनको बचा करके ले गए, तो एफआईआर भी तो होनी चाहिए। आप ही का राज्य है, ये सब टीवी डिबेट ले क्यों छुपा के रखा हुआ था? कुछ चीजें पुलिस स्टेशन में भी होनी चाहिए थे कि हम उठा के ले जा रहे थे। जहां तक परिवारवाद का जो आपने अभी मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं। देखिए, परिवारवाद का अर्थ यह नहीं होता है कि एक परिवार से 4 लोग विधायक या सांसद हैं। परिवारवाद का परिभाषा होता है कि क्या भविष्य के देश का प्रधानमंत्री या पार्टी के भविष्य का अध्यक्ष पालने में अवतरित तो होता है या नहीं। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता था कि अमित शाह जी के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई नहीं जानता है कि नड्डा जी के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, मगर हर कोई पूरे विश्व में, भारत में तो छोड़िए, विश्व में आप ट्रंप से भी पूछिए, ट्रंप जी भी बता देंगे कांग्रेस में कौन बनने वाला है इसके बाद अध्यक्ष। क्योंकि पालने में जब छोटा सा गांधी परिवार का इतना छोटा सा बच्चा पैदा होता है, ये सारे लोग आ गए, प्रभु आ गए, हमारे प्रधानमंत्री आ गए, हमारे अध्यक्ष आ गए, इसी के कारण तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब ना गुण है, अध्यक्ष बनने का गुण बेचारे राहुल गांधी में नहीं है। अब राहुल गांधी जी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनो। वो संजय झा जी आर्टिकल लिख रहे टाइम्स ऑफ इंडिया में कि कोई हमारा नेतृत्व करने वाला नहीं है, प्लीज राहुल जी। अरे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखने से क्या होगा? आप लोग घर में मीटिंग करके बनाओ ना, हम भी स्वागत करेंगे। आप बनाओ। ये कोई इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख रहा है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिख रहा है, ये तो हालत इनकी पार्टी की है। फिर आके यहाँ टीवी में हमें गरियाते हैं। एक सेकंड अभय जी, एक बार जरा, आप शायद उस जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हटने से, बीजेपी में शामिल होने से जो एक रिक्तता आएगी आपकी सोच में, आपके तरीकों में, उस तक पहुंचिए। एमएलए के लिए ये माना जा सकता है, आप बार बार कहते हैं उन्हें
कोई ना कोई लालच देकर इधर उधर ले जाया जा रहा है, कभी गुरुग्राम कहीं कहीं और। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी तक ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है सर कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में जाके उसको पलट दे। तो कोई ना कोई वजह है जब वो आज बीजेपी दफ्तर में बैठकर ये कह रहे थे कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिसके साथ हम जुड़े थे इतने वर्षों तक। 18 साल तक वो लगातार आपकी पार्टी में रहे, अनेकों हमने भी उनके इंटरव्यूज किए हैं। वो खुद बताते हैं कैसे उनके पिता अलग अलग जगहों पर भाषण देते थे और बचपन से उन्हें भेज देते थे कि तुम जाओ लोगों से मिलो, अपनी तरीके से भाषण दो। उन्होंने शुरू से ही लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीति की। इन सब के बीच अगर इतना बड़ा नेता जाता है ये कहते हुए कि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो फिर कुछ तो आत्ममंथन भी करिएगा, खाली मौका परस्ती बोल बोल के बचते रहिएगा। देखिए अंजना जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मगर इसका जवाब प्रभात झा साहब ने दिया। उनसे जब पूछा गया लोकसभा चुनाव के बाद तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र की जनता की बद्दुआ है जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार गए। अब इससे कल्पना कीजिए अगर इतने प्रासंगिक नेता होते तो कम से कम अपने लोकसभा का चुनाव, और हारे किससे? एक सेल्फी लेने वाले कार्यकर्ता जो भीड़ में खड़ा था, जो सेल्फी लेने की इच्छा रख रहा था, जिसे दुत्कार कर भगा दिया, उससे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभात झा साहब ने पत्रकारों के सामने कहा है। तो आप मेरे उनकी कहने की बात की आवश्यकता आड़ नहीं, में इसके क्यों प्रमाण बोल मेरे रहे पास हैं? हैं। ये तो नहीं, आड़ में नहीं, आड़ लेने की क्या जरूरत है? अंजना जी, अमेठी से इस बार राहुल गांधी भी हारे, अमेठी से इस बार राहुल गांधी भी हारे, तो क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कि किसी की आह की वजह से हारे? ये लोकतंत्र है सर, इसको छोटा मत बनाइए। देखिए मैं छोटा बना रहा हूं कि प्रभात झा साहब बना रहे हैं? कैसी बात करती है आप? मैंने तो कहा बड़े नेता हैं, ये प्रभात झा साहब ने कहा। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, 8 आरोप आज लगाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर, प्रामाणिक दस्तावेज कल यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रखेंगे, एक भी आरोप सही नहीं। इसका आशय क्या हुआ? फिर क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए? अगर यही आरोप के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं तो इसका आशय साफ है कि ये तथ्यहीन है। आपकी मंशा कुछ और थी, आपकी अपेक्षाएं कुछ और थी, आप कांग्रेस पार्टी से कुछ और चाहते थे। हाँ, 100% कार्यकर्ता और नेता संतुष्ट नहीं होते, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। अगर सेवा का भाव है तो सेवा का अवसर आपको मिल रहा था। साथ खड़े थे तीनों चारों पांचों वरिष्ठ नेता, साथ खड़े होकर दृढ़ता से। और कल तक तो महाराज आप खुद भी भाषण देते थे कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। आपके क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र आपने बांटे 8 दिन पहले, जिसके प्रमाण हमारे पास हैं। तो बताइए फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि आप कांग्रेस को छोड़कर चले गए? अच्छा, आज अभय जी, तो वो बात रही होगी जिसे आप बताना नहीं चाहते। सीधा आज तक के जरिए एकदम ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही संवाद करने लगे, ये भी अच्छा है। आपके मन का मलाल मैं समझ रही हूं, काफी पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, आपने भी तो कुछ घंटों का इंतजार नहीं किया, एक दिन का इंतजार नहीं किया। इधर वो पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा का आपने उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। कौन नहीं देख सकता है ये मौका परस्ती? सबके सामने है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई छोटे नेता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास यौवन भी है, उनके पास अनुभव भी है, उनके पास अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र भी है। वो गुना और गुना के आसपास ग्वालियर के पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दबदबा और प्रभाव रखते हैं। ये अभय जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे और मैं भी मानता हूँ। तो स्वाभाविक है पार्टी का विस्तार हो, पार्टी में अच्छे लोग आए, युवा चेहरा आए, भविष्य के लिए डायनामिज्म आए। मोदी जी के विकास के मॉडल को उन्होंने स्वीकार किया है, अमित शाह जी और नड्डा जी के विकास के मॉडल को उन्होंने स्वीकार किया है। इसमें क्या बुराई है? यही हर पार्टी चाहती है। कोई अच्छा व्यक्ति अगर पार्टी में आना चाहे, कोई अगर व्यक्ति भटक गया था किसी पॉलिटिकल पार्टी में और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कहते हुए हमारे पार्टी में आना चाहे, तो हम उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे? दूसरी बात, यहां पर बात हुई कि वो चुनाव हार गए थे, एक सेल्फी लेने वाले साधारण व्यक्ति से हार गए थे। देखिए, इसके पीछे के भाव को समझिए। गुनाह से चुनाव हारना कोई गुनाह नहीं है। और वो हार इसलिए गए थे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस के अधिकांश लोग हार गए थे। वो किसी और पार्टी से लड़ते तो जीत जाते। साहब ने आरोप लगाया, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं कहता हूं। तो ये सर, प्रभात झा जी के वक्तव्य उस पर थोड़ा सा सर मैं आपसे निवेदन करूंगा। सर, करोड़ों लोग हमारे डिबेट देख रहे हैं, एक अनुशासित डिबेट करें। आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं सर, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए। अरे बहुत अनुशासित। देखिए, वो एक चुनाव हार गए सर। चुनाव तो राहुल गांधी भी हार गए थे अमेठी से, और इन्होंने कहा कि एक साधारण सेल्फी लेने वाले व्यक्ति से हार गए। यही प्रताड़ना, यही छोटे, यही हे दृष्टि से कार्यकर्ता को देखना। मैंने नहीं कहा साहब, प्रभात झा साहब ने कहा, उसकी क्या औकात है?
आप समझिए तो सही। सर एक सेकंड ये आपके राजनीतिक दल की अभिव्यक्ति है, मेरी तरफ से नहीं कहा। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिएगा, आप फिर अपनी सफाई दीजिएगा। आप कुछ नहीं कह रहे तो फिर क्या है, तो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप अगर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप अगर शांत है इतनी देर से, तो फिर परेशान मत होइए। मुझे कंप्लीट परेशान तो आप हैं। देखिए, ये जो आवश्यकता क्या थी आपके आप मैं प्लीज अंजना जी, आज के पहले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक वक्तव्य बता दीजिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मोदी सरकार की प्रशंसा में कहा हो। एक यहाँ पे घर से कर रहा हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें। नहीं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में नहीं हूँ साहब, मैं भी बाहर से स्टूडियो में, भोपाल में है। हाँ, वो बाहर से, उनकी आज तक की स्टूडियो से है, भोपाल से, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी गया हूँ वहाँ के स्टूडियो। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके सुन ले एक दूसरे को, हम लोग लड़े ना, 1 घंटे का समय, 2 ही लोग तो हैं, क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये आज भी कह रहे हैं कि आप परेशान हैं, आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, यही अच्छी बात है। हम गलती से कोई सोच ले कि कांग्रेस सुधर जाएगी, ये सुधरने वाली नहीं है। ये आज भी हम ही को कोस रही है, आज भी कह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, आप गिरेबान में झांको, आप लोग खराब हो। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में एक विपक्ष का मजबूत होना, मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य होता है, किंतु एक मजबूत कांग्रेस बने, इसकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और नड्डा जी मिलकर एक बहुत स्ट्रांग कांग्रेस नहीं बनाएंगे। ये दायित्व उनका नहीं है, ये दायित्व जिनका है वो अपने दायित्व को छोड़ के भाग चुके हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्या रोल है आज राहुल गांधी और सोनिया जी का? इतनी बड़ी घटना घट गई उनके घर में, कोई रोल देख रहे हैं? ये लोग मेहनत करना चाहते हैं। मैं गारंटी देके कह रहा हूं, राहुल गांधी इंडिया में नहीं होंगे, शाम तक कहीं बाहर छुट्टी मनाने चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन लोगों के ऊपर। इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगने वाली है, क्योंकि इनकी राजनीति ये मजे करने की राजनीति में थे, ये मेहनत करने की राजनीति में थे ही नहीं। स्टूडियो में बैठकर करते रहिए, कितनी शर्मनाक बात है। अरे मंडी लगा दी आपने प्रजातंत्र की, क्या बात करते हैं आप? जहां सत्ता से आपको बाहर कर दिया, वहां खरीद फरोख्त में लग गए। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, एक वक्तव्य बता दीजिए। हम ही शर्म कर लेते। चलिए, मैं ही शर्मा अंजना जी, मैं ही शर्मा जाता हूँ। इनको दिवाली मनाने दीजिए, मैं शर्मा जाता हूँ। पहले मैं शर्माता हूँ जी ने, मैं शर्मा जाता हूँ। आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड। अब एक सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, वो कह रहे हैं अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। एक वक्तव्य आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का सुना दीजिए, जब पहले उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की हो, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। पहले कभी प्रशंसा की हो, ऐसा पूछ रहे हैं वो, जवाब दीजिए उनको। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो परिवर्तन होता है वो कोई रातों रात परिवर्तन नहीं होता है। आप याद करिए, विगत लगभग 1 वर्ष से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किस प्रकार से डिबेट के भी विषय बने थे, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CAA, इन सारे मसलों पर उन्होंने कंसिस्टेंटली मोदी जी का साथ दिया था। इन सब विषयों पे उन्होंने कहा कि देश बड़ा है और पार्टी छोटी होती है। पार्टी जिस प्रकार से एक स्टैंड ले रही है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक स्टैंड ले रही है, ठीक उसके विपरीत वो खड़े नजर आए। आप अनुच्छेद 370 पे आप वो डिबेट निकालिए, मैं उस डिबेट में शामिल था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया था। CAA पे अभी उनका वक्तव्य आया था, जिन्होंने जिस वक्तव्य में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हिदायत दी थी कि आप देश के विरोध में मत जाइए, आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान परस्त बातें हैं उसको सपोर्ट मत करिए। तो 1 वर्ष से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस आईना देख नहीं पाई, अपनी सीरत और सूरत देख नहीं पाई। इसका जवाब आपको देना चाहिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए अभय जी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हो, अदिति सिंह जैसे नेता हो उत्तर प्रदेश में, कई मसलों पर उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर मौजूदा मोदी सरकार का साथ दिया है। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि आज फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उल्लेख करते इन बातों का। आज तो उन्होंने कहा जिस प्रकार योजनाओं के परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, डिलीवरेबल्स की वो बात कर रहे थे। ये इसके तत्काल पहले जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं मोदी सरकार में कोई डिलीवरेबल्स नहीं है, परिणाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं के रोजगार के स्वप्न को छीना जा रहा है, किसानों को रोंद कर उनके सीने में गोलियां ये फिर क्यों कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? 2 दिन पहले तक ऐसा अचानक हृदय परिवर्तन किस चीज से हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, आप प्रमाण उठाकर देख लीजिए, कलकत्ता से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर मध्य प्रदेश तक सब जगह
सब जगह सत्ता की सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये चाहे कितने भावुक होकर भाषण दे दे संबित पात्रा जी, लेकिन करोड़ों रुपया टेबल पर रखकर प्रजातंत्र की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैं इस पर उनसे जवाब लूंगी, परिणाम भुगतने मैं इस पर उनसे डॉक्टर पात्रा, लेकिन उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा आर्टिकल 370 पर खुलकर मोदी सरकार का साथ देते हैं। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश में आपकी जो विधायक हैं वो भी खुलकर साथ देती हैं कई मुद्दों पर। सचिन पायलट कई बार अपने मुख्यमंत्री, डेप्यूटी है वो राजस्थान में, अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अभी हाल में ही दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये कमी मैं देख रहा हूं, इसको करना है। ये सब क्या मोदी जी करा रहे हैं? ये सब मोदी जी करा रहे हैं या आपको भी कुछ समझने की जरूरत है? आईना है, नहीं देखेंगे तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है, कई राज्यों में हो सकता है, कई नाम जो मैं ले रही हूं। देखिए अंजना जी, आर्टिकल 370 पर कांग्रेस पार्टी का विचार पंडित नेहरू जी के समय से साफ है। पंडित नेहरू ने कहा था कि टेम्परेरी प्रोविजन है और ये घिसते घिसते घिस जाएगा। हम क्लोजर इंटीग्रेशन की ओर काम कर रहे हैं, मगर प्रजातंत्र को बंधक बनाकर आजादी कैसी, ये जानना चाहते हैं हम। आप कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेकर कांग्रेस पार्टी ने 46 परिवर्तन किए और कश्मीर के लोगों का आरोप ही ये था कि आर्टिकल 370 को स्केलेटन रहने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने बदलाव कर दिए, लेकिन धीरे धीरे आत्मसात किया। आप याद कीजिए, आप सिक्किम को याद कीजिए, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई होती तो वहां पर भी अलगाव पैदा किया होता। अभय जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। सुनिए, ये जो गुटबाजी है जिसमें मिलिंद देवरा, संजय निरुपम महाराष्ट्र में, यहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यहां पर दिग्विजय कमलनाथ एक तरफ, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी तरफ, ये जो अलग अलग राज्यों में खेल चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। जिसकी वजह से ऐसे बयान आते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पलायन अगर अलग अलग राज्यों में होने लगा तो भारी नुकसान होगा। देखिए, जहां तक बयान और वक्तव्यों का प्रश्न है, तो इससे बेहतर आंतरिक प्रजातंत्र किसी राजनीतिक दल में हो सकता है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। बताइए, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी नेता पर कोई कार्रवाई? बिल्कुल नहीं, हम आत्मसात करते इन वक्तव्यों को, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि सत्ता की सौदेबाजी कर ली जाए, अपने छोटे उद्देश्यों को लेकर प्रजातंत्र को परास्त कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के नागरिकों ने क्या निर्णय दिया था? आज मंदसौर के एक किसान ने वीडियो डाला है, वो महाराष्ट्र तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसने वेदना प्रकट की, उसने कहा महाराज आपने वादा किया था मंदसौर आकर हम किसानों से कि जो खून के छींटे किसानों की हत्या के हैं वो मेरे शरीर पर लगे हैं, मैं इस दाग को धोकर रहूंगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा और उन लोगं पर जो गलत मुकदमे लगाए शिवराज की सरकार ने उसको साफ करूंगा। ये आज एक वीडियो डाला है, आप कहेंगे तो मैं फिर उस वीडियो को चलाने को तैयार हूं। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, एक प्रामाणिक बात बताइए जिससे हम संतुष्ट हो पाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए। आप वीडियो को रेडी करिए। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का सीधा आरोप। मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, पहली बात है, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके दर्शकों से भी कि गूगल करके एक आर्टिकल निकाले। प्रद्युत देव बर्मन है, ये अध्यक्ष रहे हैं त्रिपुरा कांग्रेस के, और उन्होंने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा दरअसल ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी है, पार्टी के अंदर सोनिया गुट, द ओल्ड ब्रिगेड, अंग्रेजी में कहा है, द ओल्ड ब्रिगेड एंड द यंग ब्रिगेड आर फाइटिंग अमॉन्ग्स्ट ईच अदर, और जो राहुल ब्रिगेड है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये तो आपसे भी बात छुपी नहीं होगी अंजना जी, आप पत्रकार हैं, हम किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार दोनों ब्रिगेड, दोनों, आज से पहले हमने बहुत गुट सुने थे, मगर माता जी का गुट हो और बेटे का एक गुट हो और दोनों के गुट के बीच में लड़ाई हो रही हो, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये क्या मोदी जी इनको लड़ा रहे हैं? आप देखिए मध्य प्रदेश में ये लड़ाई तो आपके सामने ही है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां अशोक चौहान और दोनों को मैं टोक रही हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त लोकसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मसले पर अपना बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।